हेलो स्टूडेंट्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की बात चल रही थी अपनी लास्ट डे। और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में मैंने आपको क्या बताया था, रेडिएशन मैंने कहा था कि कंप्लीट कर देंगे। कंडक्शन रेडिएशन वाला जो पार्ट है वो अपना कंप्लीट हो जाएगा अब, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या था, एक बार वहीं से स्टार्ट करता हूँ, न्यूमेरिक पॉइंट पर आऊँगा अभी, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या था उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। ये था कि एक बॉडी का टेम्परेचर T है, सराउंडिंग का टेम्परेचर T0 है, तो किसी समय पर जो रेट ऑफ कूलिंग है वो प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस ये था, ठीक है। एट एनी टाइम T, किसी टाइम T पर जो रेट ऑफ कूलिंग है वो प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक है। और टेम्परेचर एट एनी टाइम T का फॉर्मूला भी हमने निकाला था। टेम्परेचर एट एनी टाइम T का फॉर्मूला हमने निकाला है, ठीक है। क्या फॉर्मूला हमने निकाला है टेम्परेचर एट एनी टाइम T का? T इज इक्वल टू T0 प्लस T इनिशियल माइनस T0 e की पावर माइनस KT। ये है टेम्परेचर एट एनी टाइम T, जहां T0 क्या है, सराउंडिंग का टेम्परेचर, इनिशियल क्या है, बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर। तो किसी टाइम T पर बॉडी के टेम्परेचर का ये फॉर्मूला हमने निकाला है। और रेट ऑफ कूलिंग जो है, किसी भी टाइम पर जो रेट ऑफ कूलिंग है वो प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। तो टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो है T माइनस का T0। तो जो रेट ऑफ कूलिंग है वो टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है, ये बात हमारे बीच हो चुकी है। तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हमने सीख लिया था। अब इस पर बेसिक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। देख लीजिएगा, ब्लैक बोर्ड क्लियर आ रहा है, द व्यू इज क्लियर, ठीक है, ओके। इस पर मैं एक एग्जाम्पल करवा रहा हूं सबसे पहले। एक एग्जाम्पल देखेंगे, मैं इधर लिख रहा हूं मैं ये। A body cool in 7 minutes from 60 degree C to 40 degree C. A body cools in 7 minutes from 60 degree C to 40 degree C. एक बॉडी जो है 60 से 40 हो जाता है। What will be its temperature after next 7 minutes? What will be its temperature? Its temperature in next 7 minutes. Temperature of surrounding. Temperature of surrounding is 10 डिग्री से। देखो मैं सॉल्यूशन पर जा रहा हूं, ध्यान देना जरा। कह रहा है बॉडी कूल्स इन 7 मिनट फ्रॉम 60 डिग्री C टू 40 डिग्री C। व्हाट विल बी इट्स टेम्परेचर इन नेक्स्ट 7 मिनट। तो देखो, एक तो हमारे पास है ही फाइनल टेम्परेचर निकालने का, हमारे पास फॉर्मूला तो है ही, लेकिन मैं फिर भी दूसरे मेथड की तरफ जा रहा हूं, ठीक है। देखो मैं क्या कह रहा हूं जरा समझना, सॉल्यूशन लिखने से पहले मैं क्या कह रहा हूं जरा समझ लो। मैंने कहा कि किसी बॉडी का टेम्परेचर θ1 से θ2 हो जाता है, ठीक, T टाइम। सराउंडिंग का टेम्परेचर मैंने θ0 मान लिया। अप्रोक्सीमेशन काम में ले रहा हूं, जरा बात समझेंगे। किसी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो θ1 से θ2 हो जाता है, ठीक है। किसी भी बॉडी का टेम्परेचर, सराउंडिंग का टेम्परेचर θ0 है। तो रेट ऑफ कूलिंग पहले क्या था, θ
थीटा 1, बाद में क्या हुआ थीटा 2, कितने टाइम में ये हुआ, तो रेट ऑफ कूलिंग। तो व्हाट इज द रेट ऑफ कूलिंग, मैंने कहा कि इनिशियली बॉडी का टेम्परेचर थीटा 1 था और टी टाइम के बाद बॉडी का टेम्परेचर थीटा 2 हो जाता है। तो टेम्परेचर रेट ऑफ कूलिंग कितने से टेम्परेचर घटा है भाई, रेट ऑफ कूलिंग माइनस dt बाय dt, मतलब टेम्परेचर कितने से घटा है और टाइम कितने से। तो रेट ऑफ कूलिंग के डेल्टा थीटा, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग, सराउंडिंग का टेम्परेचर तो पता है थीटा नॉट। अब क्वेश्चन हुआ कि बॉडी का टेम्परेचर क्या लें, वो तो इनिशियली क्या था थीटा 1 और थोड़ी देर बाद क्या था थीटा 2, तो आखिर टेम्परेचर डिफरेंस क्या लें, शुरू वाला लें कि लास्ट वाला लें, तो एवरेज ले लेते हैं। तो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो एवरेज ले लेते हैं थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2। भाई कहता है कि जब बॉडी का टेम्परेचर थीटा 1 रहा होगा तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या है उस समय, थीटा 1 माइनस थीटा नॉट, और जब बॉडी का टेम्परेचर थीटा 2 रहा होगा तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या है उस समय, थीटा 2 माइनस का थीटा नॉट। तो आखिर टेम्परेचर डिफरेंस क्या लें, तो हमने बॉडी का टेम्परेचर एवरेजली ले लिया, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में यह फॉर्मूला भी लगता है। इस फॉर्मूले में अप्रोक्सीमेशन काम में लिया गया है। देखा जाए तो T बराबर 0 पर टेम्परेचर डिफरेंस है थीटा 1 माइनस थीटा नॉट, और किसी टाइम T पर टेम्परेचर डिफरेंस है थीटा 2, किसी टाइम T पर टेम्परेचर डिफरेंस है थीटा 2 माइनस थीटा नॉट, ठीक है। तो हमने एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस लिया है यहां पे। अच्छा, इस मेथड में हम जाएंगे तो जरा बात समझना, 7 मिनट में हो जाता है 60 से 40। देखो 60 माइनस 40 बाई 7, रेट ऑफ कूलिंग पहले 60 था, बाद में 40 हो जाता है 7 मिनट में, तो कितना कूल हुआ 20 डिग्री सी, और कितने मिनट में हुआ, तो रेट ऑफ कूलिंग टेम्परेचर कितना घटा 60 से 40 और टाइम क्या लगा 7, और के और एवरेज थीटा 1 प्लस थीटा 2, 60 प्लस 40 बाई 2 माइनस का 10, सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है 10, और टेम्परेचर डिफरेंस क्या लें, पहले 60 था तो 50 डिग्री का था, फिर 40 हो गया तो 30 का है, तो एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस लेंगे थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 माइनस का 10, एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस ये हो जाएगा 20 बाई 7 इज इक्वल टू के 100 बाई 2, 50 माइनस का 10, 100 बाई 2 50, 20 बाई 7 इज इक्वल टू के इंटू 40, और k इज इक्वल टू 1 बाई 14। अच्छा, आप दूसरी तरफ आओ एक बार कि व्हाट विल बी इट्स टेम्परेचर इन नेक्स्ट 7 मिनट, अगले 7 मिनट में। देखो पहले पहुंच गया कहां पे 40 पर, बात समझना, और मैंने कहा अब हो जाएगा थीटा नॉट, सराउंडिंग का क्या है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बात आप समझ रहे हैं। पहले जो टेम्परेचर था वो कितना था 40 पहले, अब मैंने माना कि 7 मिनट में कितना हो जाएगा थीटा अगले 7 मिनट में, तो व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस, देखो रेट ऑफ कूलिंग 40 माइनस थीटा बाय 7, रेट ऑफ कूलिंग 40 माइनस थीटा बाय 7 इज इक्वल टू के थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 माइनस 10। देखो ये मैंने एक अप्रॉक्स फॉर्मूला लगा दिया है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का, क्या हो जाएगा बोलो 40 माइनस थीटा बाय 7, के की वैल्यू 1 बाई 14, ये हो जाएगा 2 टाइम्स 80 माइनस 2 थीटा, 80 माइनस 2 थीटा, ये हो जाएगा 160 माइनस 4 थीटा इज 20 प्लस थीटा, 140 इज इक्वल टू 5 थीटा, और थीटा इज इक्वल टू 28 डिग्री सेंटीग्रेड। जो थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो 28 आ जाएगी, बस ये वाली बात समझने की थी।
न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है? रेट ऑफ कूलिंग टी टाइम में θ1 से θ2 हो गया बॉडी का टेम्परेचर, तो रेट ऑफ कूलिंग θ1 माइनस θ2 अपॉन टाइम इज इक्वल टू k डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग, और बॉडी का टेम्परेचर क्या लें, θ1 लें या θ2 लें, तो एवरेज लिया जाए θ1 प्लस θ2/2। ठीक है, ये बात हमें क्लियर हुई। अच्छा, इसी के सेकेंड अप्रोच की तरफ जाते हैं हम लोग एक बार। सेकेंड अप्रोच, ओके, बात समझे जरा सेकेंड अप्रोच पर। सॉरी, सेकेंड अप्रोच पर जरा ध्यान दें। ध्यान देंगे जरा सेकेंड अप्रोच की तरफ। वही सॉल्यूशन कर रहे हैं लेकिन अप्रोच सेकेंड कर रहे हैं हम इसका। सेकेंड अप्रोच की तरफ जा रहे हैं हम लोग। सेकेंड अप्रोच, ये समझे जरा सेकेंड अप्रोच की तरफ। आपने बॉडी का टेम्परेचर एट एनी टाइम टी का फॉर्मूला निकाल रखा है, टी बराबर टी नॉट प्लस टी इनिशियल माइनस टी नॉट ई की पावर माइनस के टी। यह फॉर्मूला कब निकाला है? बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर टी इनिशियल, टी टाइम के बाद बॉडी का टेम्परेचर टी, सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नॉट। तो किसी टाइम टी पर एट एनी टाइम स्मॉल टी व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी? टेम्परेचर ऑफ बॉडी हमने डराइव किया है टी बराबर टी नॉट दिस, तो ये हो जाएगा T इज इक्वल टू टी नॉट। टी नॉट है 10, इनिशियल है 60 और माइनस का 10 7 मिनट में, और ये हो जाएगा यहां पर टेम्परेचर फाइनली 40, फाइनल टेम्परेचर 40। तो क्या हो जाएगा जरा समझना, 30 इज इक्वल टू 50 ई की पावर माइनस 7 के, 3/5 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 7 के, इक्वेशन 1। अब कहता है कि अगले 7 मिनट में कितना हो जाएगा, तो जरा ध्यान देना। नेक्स्ट 7 मिनट में इनिशियली है 40, नेक्स्ट 7 मिनट में हो जाएगा T। सराउंडिंग का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो क्या हो जाएगा बोलो? T इज इक्वल टू टी नॉट प्लस टी इनिशियल माइनस टी नॉट ई की पावर माइनस के टी। फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इनिशियल है 10, टी इनिशियल है 40 और टी नॉट सराउंडिंग का 10, और अगले 7 मिनट में, तो टाइम की जगह 7, ये हो गया 10 प्लस 30 ई की पावर माइनस 7 के, ये हो जाएगा 10 प्लस 30 और ई की पावर माइनस 7 के क्या हो जाएगा? 3/5। अब 10 प्लस 18 इज इक्वल टू 28 डिग्री से। अच्छा, ये बात आप समझें कि फर्स्ट मेथड और सेकेंड मेथड के कंपैरिजन में ज्यादा एक्यूरेट तो सेकेंड अप्रोच है। क्यों? क्योंकि इसमें अप्रोक्सीमेशन काम में नहीं लिया। वहां हमने जब k डेल्टा थीटा लिखा था तो बॉडी का टेम्परेचर एवरेज ले लिया था, इसमें एवरेज की जरूरत नहीं है। फिर भी मेथड वो वाला ज्यादा अच्छा है। व्हाई? क्योंकि ये तो अच्छा है कि 7 मिनट इधर भी था और 7 मिनट इधर भी था, तो e की पावर माइनस 7k की वैल्यू हमें यहां पता चल गई, तो e की पावर माइनस 7k की वैल्यू मैंने यहां पे पुट कर दी। लेकिन यदि यहां पे 7 मिनट होता और यहां पे लेट सपोज 5 मिनट होता, तो क्या मैं यहां e की पावर माइनस 5k की वैल्यू पुट कर पाता? नहीं कर पाता, मैं लॉग और एंटी लॉग में फंस जाता। भाई ये तो 7 मिनट है और यहां यदि 5 मिनट में पूछ लेता कि व्हाट विल बी टेम्परेचर इन नेक्स्ट 5 मिनट, तो मैं फंस जाता इस मेथड में। इसीलिए इस मेथड की तरफ जाने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि ये तो सेम है e की पावर -7 के, e की पावर -7 के, इसलिए हो गया। लेट सपोज ये 5 मिनट में पूछ लेता तो उस मेथड में तो हम कर लेते, उस मेथड में तो हो जाता 5 मिनट का, लेकिन इस मेथड में हम फंस जाएंगे। इसीलिए मेथड वो वाला ज्यादा अच्छा है, फर्स्ट अप्रोच, हमने इसीलिए उसको पहले किया है। सेकंड जो है वो ज्यादा एक्यूरेट है, लेकिन काम में हमें वो लेना है। एक एग्जांपल मैं आपको और समझाता हूं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के लिए, ठीक है। ऐसे लग रहा है कि लाइट कम है आज इधर, लाइट कुछ कम तो नहीं है, लाइट कुछ कम तो नहीं है, सही है, दिख रहा है प्रॉपर, ठीक है। A body cool 80 degrees C to 50 degrees C in 5 minutes. A body cool from 80 degrees C to 50 degrees C in 5 minutes. 80 से 50 हो जाता है 5 मिनट में। टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज 20 डिग्री C. Temperature of surrounding is 20 degree C. Surrounding का टेम्परेचर 20 है. How much time will it take to cool from 60 to 30? Then how much time it take to cool from 60 डिग्री C to 30 डिग्री C? इसके सॉल्यूशन की तरफ आप अब ध्यान देंगे जरा, इसके सॉल्यूशन की तरफ थोड़ा सा अपन ध्यान देंगे, ठीक है, ध्यान देंगे जरा। ए बॉडी कूल फ्रॉम 80 डिग्री C to 50 डिग्री C इन 5 मिनट। एक बॉडी जो है वो 80 से 50 तक कूल होती है 5 मिनट में। अब बात समझना, 80 डिग्री C से बॉडी का टेम्परेचर हो जाता है 50 डिग्री C, 5 मिनट में सराउंडिंग का टेम्परेचर है 20 डिग्री C। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगाओ आप, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगाओ। रेट ऑफ कूलिंग 80 से 55 मिनट में, रेट ऑफ कूलिंग θ2 माइनस θ1 बाई T, रेट ऑफ कूलिंग K डेल्टा थीटा, सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 और बॉडी का टेम्परेचर 80 प्लस 50 बाई 2, रेट ऑफ कूलिंग। तो ये हो जाएगा 30/5 इज इक्वल टू K, और ये हो जाएगा 130/2 माइनस का 20, ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू K इंटू 65 माइनस 20, और K इज इक्वल टू हो जाएगा 6/45, 2/15। कह रहा है कितना टाइम इसको लगेगा फ्रॉम 60 टू 30, 60 से 30 में कितना टाइम लगेगा, बात समझेंगे जरा। 60 डिग्री C से 30 डिग्री C में कितना टाइम लगेगा, और सराउंडिंग का टेम्परेचर है 20 डिग्री C। 60 से 30 में कितना टाइम लगेगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर है 20 डिग्री C। तो मैंने कहा रेट ऑफ कूलिंग T टाइम लगेगा, मैंने ज्यूम कर लिया, सॉरी, रेट ऑफ कूलिंग 60 माइनस 30 बाई T,
रेट ऑफ कूलिंग 60 माइनस 30 बाई टी, के डेल्टा थीटा 60 प्लस 30 बाई 2 माइनस का 20, के डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा क्या होगा? टेम्परेचर डिफरेंस। तो बॉडी का टेम्परेचर क्या लें? एवरेज 60 प्लस 30 बाई 2 और ये 20, तो कितना हो जाएगा ये? 30 बाई टी इज इक्वल टू के 45 माइनस 20, 30 बाई टी 2 बाई 15 इंटू 25, और ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 30 इंटू 15 बाई 50, 9 मिनट हो जाएगा। अच्छा एक बात देखें, 80 से जब 50 गया तो 5 मिनट लगा, और वही जब 60 से 30 गया तो ज्यादा टाइम लगा। वाई? देखो, जब बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है, जब बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है तो उसकी रेट ऑफ कूलिंग भी ज्यादा होती है। इसीलिए 80 से 50 में भाई बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर डिफरेंस सराउंडिंग के साथ ज्यादा है, तो कूल होने में वही 30 डिग्री सेंटीग्रेड डिक्रीज होने में कम टाइम लगेगा। लेकिन जब बॉडी का टेम्परेचर घटेगा तो ज्यादा टाइम लगेगा। आप बात समझें, वाटर यदि 100 डिग्री सी पे है तो वो पहले जल्दी से ठंडा होगा, और यदि 50 पे है तो थोड़ा लेट ठंडा होगा। ये बेसिक बात है, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ कूलिंग उतनी ज्यादा होगी। तो यहां 80 से 50 में कम समय लगेगा और 60 से 30 में ज्यादा टाइम लगेगा, ये दिख रहा है यहां पे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं इस पर। एक एग्जाम्पल कर रहा हूं मैं यहां पे कि ग्राफ बिटवीन लॉग ई एंड लॉग टी खींचना है। ई क्या है? इंटेंसिटी, और टी क्या है? टेम्परेचर इन केल्विन। ये ग्राफ खींच करके बताना है। ग्राफ बिटवीन लॉग ऑफ इमिसिव पावर कह देता हूं, इंटेंसिटी कह देता हूं मैं इसको। Q बाई 80 को हमने E से डिनोट किया है, आपको अच्छे से पता है। Q अपॉन 80 एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को हमने डिनोट किया है E से। तो ग्राफ बिटवीन लॉग E एंड लॉग T खींचना है। ठीक है, जो ग्राफ हमें ड्रॉ करना है वो करना है लॉग E और लॉग T के बीच में ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, तो जरा सॉल्यूशन पर ध्यान दें, एक बार ध्यान देंगे जरा सॉल्यूशन पर। E इज इक्वल टू सिग्मा T4, E इज इक्वल टू सिग्मा T4, यही होता है ना स्टीफन्स लॉ से। तो log E क्या हो जाएगा बोलो? log E इज इक्वल टू log सिग्मा प्लस log T4। भाई log m प्लस log n। log E क्या हो जाएगा बोलो? log सिग्मा प्लस 4 log T। log E क्या हो जाएगा? 4 ln T प्लस log सिग्मा। ln E क्या हो जाएगा? 4 log T प्लस का log सिग्मा या ln सिग्मा, एक ही बात है। log E मतलब y इज इक्वल टू mx प्लस c में ग्राफ खींचना है। y एक्सिस पर लेना है log E और x एक्सिस पर लेना है log T। तो स्लोप होगा 4 और इंटरसेप्ट होगा log सिग्मा। ऐसा देखने में लगता है कि log E और log T, y एक्सिस पर log E और x एक्सिस पर log T का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा जिसका स्लोप पॉजिटिव और इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा, ऐसा देखने में लगता है। log T में जो ग्राफ होगा
वो एक स्ट्रेट लाइन होगा जिसका स्लोप पॉजिटिव होगा और इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव होगा, ऐसा देखने में लगता है। तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव ऐसा देखने में लगता है, और इसका टेन थीटा जो है m बराबर टेन थीटा बराबर 4 होगा, ऐसा देखने में लगता है। लेकिन ये ग्राफ ऐसा होगा नहीं, ऐसा देखने में जरूर लगता है लेकिन ये ग्राफ ऐसा होगा नहीं, इसीलिए ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एक बार देखने से इनिशियली ये लगता है कि log e और log t के बीच जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन होगा और इसका इंटरसेप्ट जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ऐसा देखने से लगता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं होगा उसकी बात समझें। log सिग्मा जो है, जो इंटरसेप्ट है, वो एक नेगेटिव क्वांटिटी है। जरा इसकी बात देना, मैंने कहा कि ये नहीं होगा, इसीलिए मैं इसको क्या कर रहा हूं, मिटा रहा हूं। देखो मैं लिख रहा हूं log सिग्मा, सिग्मा स्टीफन कांस्टेंट है 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन 4 होता है सिग्मा। सिग्मा क्या है, स्टीफन कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन 4, वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन 4 होता है ये। ठीक है, अच्छा बात समझे, ये हुआ log सिग्मा, ये हो गया log सिग्मा की वैल्यू। तो log सिग्मा क्या हो जाएगा बोलो यहां, log ऑफ 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8, log ऑफ 5.67 प्लस log ऑफ 10 टू द पावर -8, log ऑफ 5.67 -8 log 10। अब log 5.67 से log 10 तो ऑलरेडी बड़ा है, अरे log 5.67 से log 10 तो बड़ा है ही, और उसमें भी इसमें 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो log सिग्मा है वो कैसी क्वांटिटी है, वो एक नेगेटिव क्वांटिटी है। log 5.67 के कंपैरिजन में जो log 10 है वो ऑलरेडी ज्यादा होता है। तो जब log 5.67 से log 10 ज्यादा होता है तो क्या होगा बोलो, ऑलरेडी ये जो क्वांटिटी है वो नेगेटिव क्वांटिटी है। ठीक है, तो नेगेटिव क्वांटिटी हो गई, तो इसका मतलब स्लोप तो पॉजिटिव होगा लेकिन इंटरसेप्ट जो है वो नेगेटिव होगा। इसका मतलब जब हम ग्राफ बनाएंगे log e और log t में, जब हम ग्राफ बनाएंगे तो इसका इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा, इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना, इसका जो स्लोप है, जो स्लोप है tan थीटा वो तो होगा 4, और जो इंटरसेप्ट है, जो y एक्सिस पर जो कट रहा है वो इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा, क्योंकि देखने में लगता है कि log सिग्मा इंटरसेप्ट पॉजिटिव नहीं, सिग्मा की वैल्यू के भी आप पर log सिग्मा एक नेगेटिव वैल्यू है, इसीलिए इसका जो ग्राफ है log e और log t का वो ऐसा ग्राफ होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिकल में ये बार बार पूछी जाने वाली चीज है कि log e और log t में जो ग्राफ है वो कैसा होगा। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से ग्राफ खींच रहे हैं रेट ऑफ कूलिंग और टेम्परेचर ऑफ बॉडी में। एक और एग्जांपल कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड टाइम। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से रेट ऑफ कूलिंग, चलो इसको टेम्परेचर ऑफ बॉडी का ग्राफ मैं कल बता चुका हूं मैं आपको, टेम्परेचर ऑफ बॉडी का ग्राफ जो है टाइम के साथ वो मैं कल बता चुका हूं, जरा देख लेना। टेम्परेचर ऑफ बॉडी का टाइम के साथ ग्राफ,
टी इनिशियल बराबर टी नॉट टी इनिशियल माइनस टी नॉट ई की पावर माइनस के टी। टेम्परेचर ऑफ बॉडी और टाइम के बीच में ग्राफ हम कल बता चुके हैं। ये ऐसा ग्राफ होगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। यह है टी इनिशियल। तो बॉडी का टेम्परेचर और टाइम के बीच ग्राफ ये होगा। बॉडी का टेम्परेचर काफी समय के बाद सराउंडिंग के टेम्परेचर को मैच कर जाएगा, ये मैं कल बता चुका हूं, इसलिए अब इसको मिटा रहा हूं मैं भी एक बार। फिर मैं कह रहा हूं आपको ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर डिफरेंस एंड टाइम। टेम्परेचर डिफरेंस एंड टाइम ये भी मैं कल बता चुका हूं। टेम्परेचर डिफरेंस एंड टाइम टी बराबर टी नॉट टी इनिशियल माइनस टी नॉट ई की पावर माइनस के टी। टेम्परेचर डिफरेंस इज इक्वल टू टी इनिशियल माइनस टी नॉट ई की पावर माइनस के टी। तो टेम्परेचर डिफरेंस टी माइनस टी नॉट और टाइम के बीच जो ग्राफ होगा वो ऐसा होगा। फाइनली टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो जीरो हो जाना है। टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी और टाइम के बीच जो ग्राफ होगा वो ऐसा होगा, और ये भी मैं कल बता चुका हूं। अच्छा आगे देखो, इसी में ठीक है। अब ध्यान दें, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन रेट ऑफ कूलिंग एंड टेम्परेचर ऑफ बॉडी। रेट ऑफ कूलिंग और टेम्परेचर ऑफ बॉडी में ग्राफ खींचना है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन रेट ऑफ कूलिंग एंड टेम्परेचर ऑफ बॉडी। रेट ऑफ कूलिंग और टेम्परेचर ऑफ बॉडी के बीच में हमें ग्राफ खींचना है। तो ध्यान देंगे जरा, रेट ऑफ कूलिंग क्या होता है? रेट ऑफ कूलिंग इज इक्वल टू के टी माइनस टी नॉट। तो रेट ऑफ कूलिंग और बॉडी के टेम्परेचर के बीच में ग्राफ खींचना है। तो रेट ऑफ कूलिंग बराबर हो गया के टी माइनस के टी नॉट। ये हो गया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई एक्सिस पर रेट ऑफ कूलिंग, एक्स एक्सिस पर बॉडी का टेम्परेचर। तो ये हो गया स्लोप इसका पॉजिटिव और इंटरसेप्ट हो गया इसका नेगेटिव। स्लोप हो गया पॉजिटिव और इंटरसेप्ट हो गया नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा? रेट ऑफ कूलिंग मतलब माइनस डी टी बाई डी टी। यह रेट ऑफ कूलिंग। रेट ऑफ कूलिंग और टेम्परेचर ऑफ बॉडी के बीच में ग्राफ खींचना है। टी तो हो गया स्लोप इसका पॉजिटिव, इंटरसेप्ट नेगेटिव। इसका एक मतलब और भी हुआ कि T बराबर टी नॉट पर जब बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर होगा उस समय तक रेट ऑफ कूलिंग जीरो ही रहनी है। भाई जब T बराबर टी नॉट मतलब टेम्परेचर ऑफ बॉडी सराउंडिंग के बराबर होगा तो रेट ऑफ कूलिंग जीरो रहनी है। उसके बाद जो है वो रेट ऑफ कूलिंग प्रोपोर्शनल होगी। मतलब बॉडी का टेम्परेचर यदि सराउंडिंग से ज्यादा होगा तो ही बॉडी ठंडी होगी, और उस स्थिति में रेट ऑफ कूलिंग जो है वो प्रोपोर्शनल होगा। तो रेट ऑफ कूलिंग और टेम्परेचर ऑफ बॉडी के बीच में जो ग्राफ है वो ये होगा, रेट ऑफ कूलिंग एंड टेम्परेचर ऑफ बॉडी। एक और एग्जांपल कर रहे हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन रेट ऑफ कूलिंग एंड टेम्परेचर डिफरेंस।
एंड टेम्परेचर डिफरेंस। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के बिहाफ पर रेट ऑफ कूलिंग और टेम्परेचर डिफरेंस के बीच में ग्राफ खींचना है। तो क्या हो जाएगा बोलो, टेम्परेचर डिफरेंस मतलब इसी के बीच में ग्राफ खींचना है। तो इसके बीच में और इसके बीच में ग्राफ खींचना है। तो ये हो जाएगा y बराबर mx, स्लोप हो जाएगा इसका k और इंटरसेप्ट हो जाएगा इसका 0। मतलब रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग और टेम्परेचर डिफरेंस के बीच जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। रेट ऑफ कूलिंग ये वाली चीज है और टेम्परेचर डिफरेंस के बीच जो ग्राफ होगा, रेट ऑफ कूलिंग और टेम्परेचर डिफरेंस के बीच जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन से पास करने वाला एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, ओके। इसमें और भी लाइट एक बार ऑन करके देखिए जी, यहां से ठीक नहीं आ रहा है मेरी नजर में। और भी लाइट ऑन करके देखिए। बाकी टाइम तो लाइट जो है वो ऑन रहता था। स्पेलिंग नहीं दिख रहा था। हाँ, आओ, और स्पेलिंग दिख रहा है अब प्रॉपर। ठीक है, फोटो उतना सही नहीं आता और लेकिन स्पेलिंग दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। ध्यान दें एक बार जरा, एक एग्जाम्पल मैं और करवा रहा हूं, जरा ध्यान देंगे। वन मोर एग्जाम्पल। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे बढ़ जाते हैं। इस चैप्टर में ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में क्या क्या हमने देख लिया वो आपको दिमाग में आ गया होगा। क्या क्या बता दिया है सर ने? प्रीवोस्ट लॉ बता दिया था, स्टीफन्स लॉ बता दिया था। स्टीफन के हिसाब से कूलिंग क्या होगी, न्यूटन्स के हिसाब से क्या होगी, जो ग्राफ बनते हैं वो कौन कौन से बनते हैं और जो क्वेश्चन बनते हैं इस पर कैसे बनते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब मैं इस पे थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं, ई लैम्डा लैम्डा कर्व पे जा रहा हूं। ठीक है, तो ई लैम्डा लैम्डा कर्व पर जरा एक बार ध्यान देंगे आप। ई लैम्डा लैम्डा कर्व पर जरा ध्यान दें एक बार। ठीक है, तो ई लैम्डा लैम्डा कर्व पर एक बार जरा देखेंगे आप, समझो। ध्यान देंगे जरा, कह रहा है कि ई लैम्डा और लैम्डा में जो कर्व है वो इस तरह का अटेंड होता है। इसका मतलब समझे, लेट सपोज कि कोई बॉडी जो है वो टी टेम्परेचर पे है। मान लो हमने शुरू में ब्लैक बॉडी की हम बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा कोई बॉडी जो है वो टेम्परेचर टी पर है। तो कहता है कि 0 से लेके इनफाइनाइट तक हर पॉसिबल वेवलेंथ की एनर्जी को रेडिएट करता है। बात समझो भाई, ई लैम्डा क्या है? इंटेंसिटी, मतलब एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो कह रहा है जब कोई बॉडी, कोई ब्लैक बॉडी जब टी टेम्परेचर पर है तो वो हर पॉसिबल वेवलेंथ की जो एनर्जी है वो रेडिएट करता है। क्योंकि देखो ग्राफ में 0 से लैम्डा चालू हो गया और ये इनफाइनाइट तक लैम्डा की वैल्यू के लिए कुछ ना कुछ ई लैम्डा की वैल्यू है। इसका मतलब आप समझे,
कि कोई भी बॉडी जो है वो हर पॉसिबल वेवलेंथ की एनर्जी रेडिएट करता है। ये पहली बात मैंने कहा, ईच बॉडी रेडिएट एनर्जी ऑफ ईच पॉसिबल वेवलेंथ। किसी खास लैम्डा के करस्पॉन्डिंग एनर्जी रेडिएटेड मैक्सिमम होती है। किसी खास वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी रेडिएटेड है, ई क्या है, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये बात ध्यान रखना है, मैं यदि एनर्जी रेडिएटेड बोल रहा हूं इसका मतलब भी वही है। तो कह रहा हूं मैं किसी खास वेवलेंथ पर, किसी खास वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग एनर्जी रेडिएटेड जो है वो मैक्सिमम होती है। दूसरी बात, पहली बात मैंने क्या बोला कि कोई भी बॉडी हर पॉसिबल वेवलेंथ की एनर्जी रेडिएट करती है। दूसरी बात हमने क्या बोला, दूसरी बात हमने बोला कि किसी खास वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग एनर्जी रेडिएटेड जो है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, और तीसरी बात, थर्ड बात, जो वेवलेंथ लैम्डा है वो प्रोपोर्शनल टू 1 बाय टेम्परेचर। ये वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ कहलाता है। इसका मतलब समझे, तीसरा बात क्या है कि लेट सपोज जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो जिस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग एनर्जी मैक्सिमम थी वो घट जाएगी। इसका मतलब समझना, मैंने कहा कि 2000 केल्विन 2000 केल्विन किसी बॉडी का टेम्परेचर है और 10,000 एंगस्ट्रॉम के करस्पॉन्डिंग जो है वो एनर्जी ज्यादा रेडिएट कर रहा है। अब मैंने बॉडी का टेम्परेचर 4000 केल्विन कर दिया तो अब वो 5000 एंगस्ट्रॉम के करस्पॉन्डिंग एनर्जी ज्यादा रेडिएट करेगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? एक एग्जांपल समझने के लिए दिया है कि लैम्डा एम क्या है, वो वेवलेंथ जिसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी रेडिएटेड ज्यादा है, वो वेवलेंथ जिसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी रेडिएटेड ज्यादा होती है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब टेम्परेचर जब डबल होगा, मान लिया सपोज किया है कि 2000 केल्विन पर कोई बॉडी का टेम्परेचर 2000 केल्विन है और वो 10,000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ की एनर्जी सबसे ज्यादा रेडिएट कर रहा है। अब उसी बॉडी का टेम्परेचर यदि 4000 केल्विन कर दें तो अब वो 5000 एंगस्ट्रॉम के करस्पॉन्डिंग, मतलब लैम्डा एम इंटू टी ये कांस्टेंट होता है, ये बात हम कह सकते हैं। मतलब यदि मैंने टेम्परेचर को डबल किया तो वो वेवलेंथ जिसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी सबसे ज्यादा थी वो आधी रह जाती है। ये सिर्फ एक समझने के लिए मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो बात समझे, ये हो जाएगा लैम्डा एम इज इक्वल टू बी बाई टी। हियर बी इज कांस्टेंट कॉल्ड बीन्स कांस्टेंट। बी एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग बीन कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, बी एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग बीन्स कांस्टेंट कह देते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? एक बार और समझाऊं मैं आप लोगों को। बी को बीन्स कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, एक बार जरा आप बात को और समझें। ई लैम्डा लैम्डा कर्व, ये रहा ई लैम्डा लैम्डा कर्व। मतलब ई क्या है? इंटेंसिटी। ई क्या है? इंटेंसिटी, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। कहता है प्रीवोस्ट क्या कह के गया आपको पता है ना, कि कोई भी बॉडी हर पॉसिबल टेम्परेचर पर हर पॉसिबल वेवलेंथ की एनर्जी रेडिएट करता है। ये बात प्रीवोस्ट थ्योरी में थे। तो मैंने कहा कोई बॉडी यदि टी केल्विन पर है तो उसका एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ई और लैम्डा में यदि ग्राफ खींचें तो कोई बॉडी हर पॉसिबल वेवलेंथ
0 से इनफाइनाइट तक की एनर्जी को रेडिएट करता है। किसी खास वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग एनर्जी जो रेडिएटेड है वो मैक्सिमम होती है, और जिस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग एनर्जी मैक्सिमम होती है वो टेम्परेचर के, उसको लैम्डा एम कहते हैं, वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लैम्डा एम टी कांस्टेंट होता है, लैम्डा एम बराबर बी बाई टी। बी को बीन्स कांस्टेंट कहते हैं और बी की वैल्यू है 2.898 10 टू द पावर -3 और बी हो जाएगा मीटर इंटू केल्विन। बी क्या हो जाएगा यहां पे, ये लैम्डा वेवलेंथ का मीटर और टेम्परेचर का केल्विन, तो ये हो जाएगा 2.898 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर इंटू केल्विन। ठीक है। अच्छा, एक बात और समझें कि यदि टेम्परेचर को डबल कर दें, इफ टेम्परेचर बिकम्स डबल, यदि हम लोग टेम्परेचर को डबल कर दें, हम लोग यदि टेम्परेचर को, तो तुम्हें पता है एनर्जी प्रोपोर्शनल टू T4, टेम्परेचर डबल तो E हो जाएगा 16 टाइम्स, और टेम्परेचर डबल तो लैम्डा एम जो है वो आधा रह जाएगा, हाफ। टेम्परेचर डबल तो लैम्डा एम क्या हो जाएगा, हाफ। भाई टेम्परेचर डबल तो लैम्डा एम हाफ, और टेम्परेचर डबल तो एनर्जी 16 टाइम्स। अब एक बात समझें, ई लैम्डा, लैम्डा कर्व और लैम्डा एक्सिस के बीच का एरिया, ई लैम्डा, लैम्डा कर्व और लैम्डा एक्सिस के बीच का एरिया टोटल रेडिएटेड पावर, टोटल रेडिएटेड पावर ई को रिप्रेजेंट करता है। ई लैम्डा, लैम्डा कर्व और लैम्डा एक्सिस के बीच का एरिया टोटल रेडिएटेड पावर ई को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे में क्या हो जाएगा, जरा बात समझें। ऐसे में क्या हो जाएगा, ई लैम्डा, लैम्डा कर्व यदि टी टेम्परेचर पर ऐसा है तो 2T टेम्परेचर पर एरिया एक तो बढ़ेगा, टी टेम्परेचर पर ऐसा है तो 2T टेम्परेचर पर ऐसा होगा। पहली बात की एरिया 16 टाइम्स हो जाएगा, क्यों? क्योंकि E प्रोपोर्शनल टू T4, टेम्परेचर डबल मतलब E 16 टाइम्स और एरिया रिप्रेजेंट द E, तो ये जो है ये हो जाएगा 16 टाइम्स। ठीक है। और दूसरी बात की जो टेम्परेचर डबल होगा, दूसरी बात जब टेम्परेचर डबल होगा तो लैम्डा एम क्या हो जाएगा, हाफ। तो लैम्डा एम पहले यदि यहां पे था तो अब जिसके करस्पॉन्डिंग, अब जिस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग एनर्जी मैक्सिमम होगी वो उसका आधा हो जाएगा। जिस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग एनर्जी मैक्सिमम होगी वो क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। तो टेम्परेचर डबल तो एरिया 16 टाइम्स, लेकिन लैम्डा एम जो है वो हाफ हो जाएगा। लैम्डा एम क्या है, वो वेवलेंथ जिसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी मैक्सिमम है वो आधी हो जाएगी। तो ये बात आप समझ गए, ई लैम्डा, लैम्डा कर्व। ओके, इस पर अब एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको ई लैम्डा, लैम्डा कर्व पर। ठीक है, ध्यान दें जरा, ई लैम्डा, लैम्डा कर्व पर एग्जांपल। एक बढ़िया एग्जांपल ले रहा हूं मैं, समझना। टू बॉडी ए एंड बी हैव थर्मल इमिसिबिलिटी 0.01 एंड 0.81। देखो बेटा, ये दो बॉडी है ए और बी, मेरी बात समझते रहना। ये क्वेश्चन क्या है, ए और बी, थर्मल इमिसिबिलिटी है 0.01
और 0.81, दो बॉडी है जिसकी थर्मल इमिसिविटी 0.01 0.81 है। आउटर सरफेस एरिया ऑफ बॉडी आर सेम, दोनों का आउटर सरफेस एरिया जो है वो सेम है। ये मैं कह रहा हूं E1, ये मैं कह रहा हूं E2, दोनों का जो एरिया है वो सेम है, आउटर सरफेस एरिया इज सेम। बॉडी इमिट टोटल रेडिएटेड पावर एट द सेम रेट, कहता है E सेम है, E भी सेम है, टोटल रेडिएटेड पावर, टोटल रेडिएटेड पावर E सेम है, सरफेस एरिया आउटर एरिया जो है वो भी सेम है। इमिसिविटी, इमिसिविटी एक का है 0.01 और एक का है 0.81, आउटर एरिया दोनों का सेम है, रेडिएटेड पावर दोनों जिस रेट से एनर्जी रेडिएट कर रहा है वो भी सेम है, ठीक है, सेम। वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू दिस बाय 1 माइक्रोमीटर, ए का टेम्परेचर 5802 केल्विन है, बी का टेम्परेचर कितना है पता नहीं, टोटल रेडिएटेड पावर नहीं, टोटल रेडिएटेड एनर्जी सेम है। यहां मैं चेंज कर रहा हूं, टोटल रेडिएटेड एनर्जी सेम है, टोटल रेडिएटेड एनर्जी को सेम कर रहा हूं, मतलब जो Q ये भी है और Q ये भी है, मैं ये नहीं लिख रहा हूं, टोटल रेडिएटेड एनर्जी को मैं सेम कर रहा हूं। बात समझना, मैं किसको सेम कर रहा हूं, टोटल रेडिएटेड एनर्जी Q सेम है, ए का टेम्परेचर इतना है, बी का टेम्परेचर कितना है वो पता करना है। फिर एक बात और कहता है, लैम्डा एम जो बी का है और लैम्डा एम जो ए का है उन दोनों के बीच 1 माइक्रोमीटर का डिफरेंस है। लैम्डा एम जो बी का है और लैम्डा एम जो ए का है उसके बीच में 1 माइक्रोमीटर का डिफरेंस है। फाइंड करना है। एक बार देखते हैं, द वेवलेंथ बी करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम स्पेक्ट्रल रेडियंसी इन द रेडिएंट शिफ्टेड फ्रॉम वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू दिस बाय 1 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो फाइंड करना है, सारी चीजें ये हमें बतानी है। अब एक बार पहले मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूं, तब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। एक बार सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है समझना, दो बॉडी है ए और बी, एक का टेम्परेचर है 5802 केल्विन, एक का टेम्परेचर है T नहीं पता, इमिसिविटी एक की है 0.01 और एक की है 0.81, इमिसिविटी एक की 0.01 एक की 0.81, आउटर एरिया दोनों का सेम है, आउटर एरिया ए आउटर एरिया ए, रेडिएटेड एनर्जी जो है वो भी सेम है, और कहता है वो वेवलेंथ जिसके करस्पॉन्डिंग रेडिएटेड एनर्जी ज्यादा है उन दोनों के बीच में 1 माइक्रोमीटर का डिफरेंस है, ठीक है। तो अब जरा सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दो, Q को सेम करो, Q1 बराबर Q2। अच्छा यहां ध्यान दो, E क्या होता है सिग्मा T4, Q बाय AT क्या होता है सिग्मा T4, किसके लिए होता है Q बाय AT सिग्मा T4, ब्लैक बॉडी के लिए। अरे Q बाय AT बराबर, और जनरल बॉडी के लिए Q बाय AT बराबर E सिग्मा T4 और Q बराबर AT E सिग्मा T4। Q बराबर क्या होता है AT, Q बराबर क्या होता है AT E सिग्मा T4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बोलो, यहां एरिया सेम, टाइम सेम, पावर एरिया सेम, टाइम सेम, E1 सिग्मा टेम्परेचर 1 पावर 4, एरिया टाइम E2 सिग्मा टेम्परेचर। देखो एनर्जी बाय टाइम देता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, टाइम का मतलब
अपॉन टी करेंगे तो पावर सेम है तो टाइम भी सेम हुआ, एनर्जी भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये बात आप समझे, यदि रेडिएटेड एनर्जी को मैं सेम कर रहा हूं तो क्या होगा, एरिया सेम, टेम्परेचर सेम, E1 सिग्मा T1 4, E1 सिग्मा T1 4, और उधर क्या हो जाएगा AT E2 सिग्मा T2 4। तो E1 T1 4 इज इक्वल टू E2 T2 4। E1 T1 4 बाई T2 4 इज इक्वल टू E2 बाई E1। तो क्या हो जाएगा बोलो, T1 बाई T2 E1 E2 बाई E1 टू दी पावर 1 बाई 4। T1 बाई T2, T1 क्या है 5802 केल्विन और E2 क्या है 0.81 अपॉन 0.01, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा सीधा। तो 5802 बाई T1 हो जाएगा 5802 बाई 3, 1934 केल्विन। टेम्परेचर 1 सेकेंड रुक जाएं, 1 सेकेंड में आप देख लेता हूं एक बार जरा, यहां तक ठीक है। T1 4 बाई T2 4 भी ठीक है। T1 की वैल्यू क्या है 5802 अपॉन T2 E2 की वैल्यू क्या है 0.81, E1 की वैल्यू क्या है 0.01, तो ये क्या हो जाएगा T2 इतना हो जाएगा। अच्छा एक बात तो आपको पता ही है कि टेम्परेचर में अब दोनों में डिफरेंस आ गया है, जरा आप समझना बात। अब देखो नया क्वेश्चन क्या है, ये टेम्परेचर समझ गए, टेम्परेचर समझना इंपॉर्टेंट है, इसका अभी यहां से कोई लेना देना नहीं है। तो देखो मैं इधर अब मिटा रहा हूं इमिसिविटी एरिया। अब क्वेश्चन क्या है, इसका टेम्परेचर है 1934 केल्विन, कहता है दोनों के वेवलेंथ में 1 माइक्रोमीटर का डिफरेंस है। अच्छा इसका लैम्डा एम क्या होगा बोलो, लैम्डा एम ए क्या होगा बी बाय टी ए, तो बी अपॉन 5802 इक्वेशन 1, और लैम्डा एम बी क्या होगा बी बाय टी बी, तो बी बाय 1934 इक्वेशन 2। लैम्डा एम ए ये होगा और लैम्डा एम बी ये होगा, ठीक है। अब बोलो लैम्डा एम ए अपॉन लैम्डा एम बी इज इक्वल टू 1934 बाई 5802 1 बाई 3। लैम्डा एम ए इज इक्वल टू लैम्डा एम बी इज इक्वल टू 3 लैम्डा एम ए। ये भी एक अलग से क्वेश्चन बन सकता है। ये क्वेश्चन क्या बन सकता है ये आप समझें एक बार। ए का जो टेम्परेचर है वो कितना है 5802 केल्विन, बी का टेम्परेचर कितना है 1934 केल्विन। ए का टेम्परेचर 5802 केल्विन, बी का टेम्परेचर 1934 केल्विन। तो दोनों के वेवलेंथ का करस्पॉन्डिंग रेशियो क्या होगा, तो ये हो जाएगा लैम्डा एम बी इज इक्वल टू 3 लैम्डा एम ए। टेम्परेचर इसका 3 टाइम्स है तो वेवलेंथ इसका 1/3 होगा, ठीक है। टेम्परेचर इसका 3 टाइम्स है तो वेवलेंथ 1/3 होगा, ये बात क्लियर है। लेकिन अगला अभी और कहता है कि डिफरेंस लैम्डा बी ज्यादा है, कहता है लैम्डा बी जो है वो लैम्डा ए से 1 माइक्रोमीटर का डिफरेंस रखता है। ये अगला कह रहा है कि लैम्डा बी और लैम्डा ए में 1 माइक्रोमीटर का डिफरेंस है। तो यहां से लैम्डा एम बी की वैल्यू रख दो 3 लैम्डा एम ए माइनस लैम्डा एम ए इज इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर। 2 लैम्डा एम ए इज इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर। लैम्डा एम ए इज इक्वल टू 1 बाय 2 माइक्रोमीटर, और लैम्डा एम बी इज इक्वल टू 3 बाय 2 माइक्रोमीटर। क्योंकि लैम्डा एम बी जो है वो 3 लैम्डा एम है, तो लैम्डा एम बी इज इक्वल टू 3 बाय 2 माइक्रोमीटर। ये समझे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
इसमें 3-4 क्वेश्चन इंक्लूडेड था, ठीक है, स्टीफन लॉ इंक्लूडेड है इसमें, ये बीम डिस्प्लेसमेंट लॉ इंक्लूडेड है इसमें, तो 3-4 क्वेश्चन है इसमें, और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है समझने के लिए। अपने आप में ये भी एक क्वेश्चन है कि ए की टेम्परेचर ये है, बी का टेम्परेचर ये है, बताओ कि वो वेवलेंथ जिसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी रेडिएटेड मैक्सिमम है वो ए और बी में कैसे रिलेटेड है। तो लैम्डा एम बी इज इक्वल टू 3 लैम्डा एम ए, क्योंकि इसका टेम्परेचर 3 टाइम्स है तो इसका वेवलेंथ 1/3 होगा, इसलिए लैम्डा ए बराबर लैम्डा बी बाई 3, ठीक है। बीम्स लॉ यही कहता है कि लैम्डा एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, फिर कहता है दोनों के बीच डिफरेंस यदि 1 माइक्रोमीटर का है तो ये तो तय हुआ कि इसका लैम्डा बी ज्यादा होगा, 1 माइक्रोमीटर का डिफरेंस है, और लैम्डा बी 3 टाइम्स है लैम्डा ए का, तो लैम्डा ए क्या हुआ 1/2 माइक्रोमीटर और लैम्डा बी क्या हुआ 3/2 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेडिएशन का ये लास्ट टॉपिक अब आपको समझा रहा हूं मैं, सोलर कांस्टेंट। रेडिएशन का ये लास्ट टॉपिक है सोलर कांस्टेंट। बात समझे सोलर कांस्टेंट क्या है, ठीक है। ये देखें जरा, कहता है कि सन से अर्थ, सन से जो है वो लाइट रेज आकर के अर्थ पे इंसिडेंट हो रही हैं, तो सन से अर्थ पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जितनी एनर्जी अचीव करता है उसको सोलर कांस्टेंट कहते हैं। कहता है सन जब अर्थ से मीन डिस्टेंस पर हो, सन जब अर्थ से मीन डिस्टेंस पे हो, ठीक ऊपर हो उस समय, तो अर्थ जितनी एनर्जी रिसीव करता है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम उसको अपन कहते हैं सोलर कांस्टेंट। और ये जो वैल्यू होती है वो होती है 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। इसकी मीनिंग क्या हुई कि व्हेन सन इज एट ए मीन डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, उस समय जो अर्थ है वो पर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर मिनट पर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर मिनट 2 कैलोरी एनर्जी रिसीव करता है। पर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर मिनट जो एनर्जी रिसीव करता है दैट इज 2 कैलोरी, ठीक है। मतलब बहुत बड़े अमाउंट में हम सन से जो है वो एनर्जी को रिसीव करते हैं। पर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर में पर मिनट जो एनर्जी रिसीव करते हैं दैट इज 2 कैलोरी। इसको कहते हैं सोलर कांस्टेंट। और ये वैल्यू हमें आसानी से पता चल जाती है यदि हम सनी डेज में किसी भी चीज पर एक 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर एरिया पर यदि हम देखें तो इतनी एनर्जी रिसीव होती है। इसी के बिहाफ पर टेम्परेचर ऑफ सन निकाला जाता है। इसके बिहाफ पर टेम्परेचर ऑफ सन कैसे निकालते हैं जरा वो समझें आप। तो देखो मैं क्या समझा रहा हूं, बात समझो। टेम्परेचर एस के बिहाफ पर टेम्परेचर ऑफ सन कैसे निकालते हैं आप इसकी बात समझना। सोलर कांस्टेंट के बिहाफ पर टेम्परेचर ऑफ सन कैसे फाइंड किया जाता है उसकी बात कर रहे हैं। देखो मैंने कहा कि सन का जो टेम्परेचर है वो T केल्विन है, सन की जो रेडियस है वो R है, और सन से मीन डिस्टेंस स्मॉल r पर ये अर्थ है, मीन डिस्टेंस स्मॉल r पर ये अर्थ है। तो ये बताओ कि सन टोटल कितनी एनर्जी रेडिएट कर रहा होगा। सन एनर्जी रेडिएट कर रहा होगा वो तो चारों तरफ कर रहा होगा, ऐसा तो है नहीं कि केवल अर्थ की तरफ ही एनर्जी रेडिएट कर रहा होगा। जो सन एनर्जी रेडिएट कर रहा है
वो चारों तरफ एनर्जी रेडिएट कर रहा है। अब चारों तरफ जब एनर्जी रेडिएट करेगा तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम टेम्परेचर की पावर 4 के प्रोपोर्शनल होगा। तो रेडिएटेड एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम सिग्मा T4। तो टोटल कितनी एनर्जी रेडिएट करेगा? सन का एरिया क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ सन? 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी इज इक्वल टू सिग्मा T4। Q इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी इंटू सिग्मा T4। इतनी एनर्जी सन रेडिएट करता है टोटल। ये टोटल एनर्जी है जो सन रेडिएट कर रहा है। और ये मिलेगा किसको? ये आर डिस्टेंस पर जो कुछ भी होगा उसको इक्वली मिलेगा। ये बात आप समझें। ऐसा तो है नहीं कि जो सन की एनर्जी है वो केवल और केवल अर्थ की तरफ आएगी, ऐसा तो है नहीं। जो सन की एनर्जी है वो इधर भी आर डिस्टेंस पर जो होगा उसको भी मिलेगी, इधर भी स्मॉल आर के डिस्टेंस पर जो होगा उसको भी मिलेगी, और इधर भी स्मॉल आर के डिस्टेंस पर जो होगा उसको भी मिलेगी। तो पर यूनिट एरिया रिसीव्ड एनर्जी क्या है? पर यूनिट एरिया रिसीव्ड एनर्जी, पर यूनिट एरिया रिसीव्ड एनर्जी क्या है? एनर्जी बाय एरिया। कितने एरिया में ये एनर्जी बटी है? 4 पाई आर स्क्वायर। आर डिस्टेंस पर इधर भी, आर डिस्टेंस पे इधर भी, इधर भी और इधर भी, तो एक स्फीयर बनेगा जिसमें सबको एनर्जी मिलेगी। तो पर यूनिट एरिया जो है वो क्या एनर्जी रिसीव होगी? तो Q को हम डिवाइड करेंगे किससे? 4 पाई आर स्क्वायर से। तो ये क्या होगा बोलो? 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी इंटू सिग्मा T4 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा बोलो? ये हो गया आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर टी सिग्मा T4। यह है पर यूनिट एरिया रिसीव्ड एनर्जी। सोलर कांस्टेंट किसे कहते हैं? पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो टाइम से और डिवाइड कर दो इसको। 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी, यह हो गया सिग्मा T4 आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और इसी को कहते हैं सोलर कांस्टेंट। पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जो अर्थ एनर्जी रिसीव करता है उसको कहते हैं सोलर कांस्टेंट। तो हम इसको S लिख देते हैं। तो S ये हो गया। S क्या हो गया बोलो? S इज इक्वल टू सिग्मा T4 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। S की वैल्यू हमें पता है, सिग्मा हमें पता है। यदि रेडियस ऑफ सन और रेडियस ऑफ अर्थ हमें पता है तो हम टेम्परेचर निकाल सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 6000 केल्विन के आसपास चला जाएगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सोलर कांस्टेंट का। ये ध्यान रखने लायक फॉर्मूला है कि सोलर कांस्टेंट की वैल्यू 2 होती है, 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ठीक है, और सोलर कांस्टेंट जो होता है वो होता है सिग्मा T4 आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। कैपिटल आर क्या है? रेडियस ऑफ सन, स्मॉल आर मीन डिस्टेंस फ्रॉम सन टू अर्थ, टी टेम्परेचर ऑफ सन, सिग्मा स्टीफन कांस्टेंट, और एस क्या है? सोलर कांस्टेंट। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स में हमने क्या क्या कर लिया? थर्मल एक्सपेंशन कर लिया, कैलोरीमेट्री कर लिया, और हमने लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कर लिया, रेडिएशन कर लिया, कंडक्शन कर लिया। क्लियर है बात? ठीक है, यहां तक आप यदि आपने कुछ क्वेश्चन निकाला है तो आप मेरे पास डाउट भेजें, आपको भेजूंगा मैं। ठीक है, थैंक यू। बायोम मेडिकल 2018 में रांची से बेस्ट एंड हाईएस्ट रिजल्ट देने वाला सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान बायोम, अ लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। और अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का तो ये सपना पूरा करेगा बायोम इंस्टीट्यूट। आज ही ज्वाइन करें बायोम, नगरा टोली नियर विमेंस कॉलेज एंड शिवपुरी टिलबर्न कॉलोनी, ऑपोजिट स्प्रिंग सिटी मॉल, हीनू, रांची।